सुप्रीम लीडर की जंग में गई जान। किसके रास्ते का रोड़ा थे इब्राहिम रईसी? अब खामेनेई का उत्तराधिकारी कौन? रईसी की मौत की इनसाइड स्टोरी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अब इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं सैकड़ों सवाल जो ईरान की जनता के साथ साथ दुनिया में तमाम लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इन सवालों को और हवा तब मिली जब मीडिया रिपोर्ट्स में रईसी की मौत को लेकर तरह तरह के एंगल सामने आने लगे। अब रईसी की मौत को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्वी सलाहकार की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने हंगामा मचा दिया। क्या है रईसी की मौत की इनसाइड स्टोरी, आप भी देखिए। क्या बेटे के मुंह में खामेनेई ने रईसी को मरवा दिया? क्या खामेनेई के बेटे ने अपना कंपटीशन खत्म कर दिया? रईसी की मौत के बाद ये सवाल ईरान से अमेरिका तक उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के सलाहकार रहे गैब्रियल नोरोहा की सोशल मीडिया पोस्ट ने ईरान के सर्वोच्च नेता के उत्तराधिकारी के लिए इब्राहिम रईसी और खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई की आंतरिक लड़ाई को सबके सामने ला दिया है। 85 साल के अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। उम्रदराज हो चुके हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं। जिंदगी के इस पड़ाव पर पहले ही उनके उत्तराधिकारी की तलाश तेज हो चुकी है। इस पद के लिए इब्राहिम रईसी को प्रमुख दावेदार माना जा रहा था। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की नजर में भी रईसी पहली पसंद थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। इस घटना ने ईरान के सर्वोच्च नेता के पद के लिए खामेनेई के बेटे मुज्तबा का रास्ता साफ कर दिया है। इसी वजह से रईसी की मौत हादसा कम, हत्या ज्यादा लग रही है। खुद ईरान की मीडिया इस घटना पर सवाल उठा रही है। ईरान के पत्रकार मसीह अली नेजाद लिखती हैं, षड्यंत्र की कई कहानियां हैं। उसमें से एक कहानी ये भी है कि इस हादसे में खामेनेई के बेटे का हाथ हो सकता है, ताकि उनके सर्वोच्च नेता बनने का रास्ता साफ हो सके और वो अपने पिता की जगह ले सके। ईरानी पत्रकार ने सिर्फ शक जताया कि इस घटना में खामेनेई के बेटे का हाथ हो सकता है, लेकिन अमेरिकी विदेशी विभाग के पूर्व सलाहकार ने पक्का दावा कर दिया। गैब्रियल नोरोहा ने सोशल मीडिया पर लिखा, रईसी वास्तव में मर चुके हैं। बड़ी बात यह नहीं कि उनका उत्तराधिकारी कौन है, तथ्य ये है कि अगले सर्वोच्च नेता संभवतः अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई हैं। आंतरिक मामलों की जानकारी रखने वालों का मानना था कि सर्वोच्च नेता के रूप में खामेनेई के उत्तराधिकारी बनते ही प्रतिस्पर्धा मुज्तबा और रईसी के बीच थी। अगर रईसी मर जाते हैं तो मुज्तबा उत्तराधिकारी बन जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। नोरोहा ने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे मुज्तबा का रास्ता साफ हो गया है और ईरान में उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब हालात उनके पक्ष में है, लेकिन यहाँ राजनीति किस करवट बैठेगी ये कहा नहीं जा सकता। रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा भी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। हेलीकॉप्टर के टुकड़े काफी छोटे और मलबा काफी बड़े इलाके में फैला है, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि क्या हेलीकॉप्टर में पहले ब्लास्ट हुआ और विस्फोट से छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद वो पहाड़ी पर गिरा। दूसरा सबूत ये कि क्रैश से पहले पायलट ने कोई आपातकालीन संदेश नहीं दिया। क्या हेलीकॉप्टर में अचानक धमाका हुआ? अजरबैजान से 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़े, लेकिन राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर ही खराब मौसम का शिकार क्यों हुआ? अंतिम समय पर विदेश मंत्री हुसैन अमीर को रईसी के हेलीकॉप्टर में क्यों बिठाया गया? क्या दोनों रईसी और अमीर इस साजिश का प्राइम टारगेट थे? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो गैब्रियल नोरोहा के दावों को काफी हद तक पुख्ता करते हैं। लेकिन क्या जांच के बाद रईसी की मौत का सच सामने आ पाएगा? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस पद के लिए ईरान के राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रची जा सकती है वो पद कितना पावरफुल होगा। दरअसल आपको यह बता देंगे कि ईरान में सर्वोच्च नेता का पद सबसे बड़ा होता है। फिलहाल ये अयतुल्ला अल खामेनेई के पास है। घरेलू और विदेशी नीतियां तय करने का पूरा अधिकार इनके पास होता है और ईरान के संविधान से उन्हें यह अधिकार मिला हुआ है। साथ ही साथ सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी यही होते हैं।
सुप्रीम लीडर ये सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी होता है। साथ ही साथ खुफिया और सुरक्षा अभियानों को कंट्रोल करने की कमान भी सुप्रीम लीडर के पास ही होती है। इसके अलावा ईरान के सभी बड़े पदों पर लोगों की जो नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति की ओर से नहीं बल्कि ईरान के सर्वोच्च नेता के अधीन होती है। आसान भाषा में समझे तो सभी बड़े पदों पर जो नियुक्ति होती है तमाम तरह के अधिकार सुप्रीम लीडर के पास होते हैं। वहीं रईसी की मौत में एक और एंगल भी आ रहा है जो कि इजराइल का है। इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों देशों के रिश्ते सबसे बुरे दौर में हैं। दोनों एक दूसरे पर हमला कर चुके हैं और हो सकता है कि इजराइल की बदनाम खुफिया एजेंसी मोसाद ने ही रईसी के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया हो। इजराइल ने ईरान से बदला लिया। रईसी की मौत के पीछे मोसाद है। इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद अब मोसाद पर सवाल उठने शुरू हो गए। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में गिना जाता है। मोसाद अपने दुश्मन को ढूंढकर मारने के लिए जानी जाती है। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान ने अब तक मोसाद का नाम नहीं लिया है, फिर भी मोसाद का कनेक्शन हेलीकॉप्टर क्रैश से जोड़ा जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर हैशटैग मोसाद ट्रेंड कर रहा है। लोग सोशल मीडिया पर ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे मोसाद का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। एक एक्स यूजर ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें एक फोटो शेयर की गई है जिसमें मोसाद का नाम लिखा है और नीचे हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीर पर कैप्शन लिखा है, ये कभी दुर्घटना नहीं हो सकती। एक एक्स यूजर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है, इस ऑपरेशन के पीछे नेतन्याहू हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा है, कुछ दिन पहले ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे थे। इजराइल अपने दुश्मनों को भूलता नहीं है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, इजराइल ने ये किया है। सोशल मीडिया पर लोग मोसाद और इजराइल का नाम इब्राहिम रईसी की मौत से क्यों जोड़ रहे हैं? उसके पीछे वजह यह है कि जिस अजरबैजान से लौटते वक्त इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो अजरबैजान ईरान के साथ साथ इजराइल का भी करीबी है।